अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th बुक केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी हमारी बुक का जो लास्ट चैप्टर है, आज हम वो स्टडी करेंगे। केमिकल रिएक्टिविटी में सबसे पहले फर्स्ट हाफ चैप्टर और टॉपिक इंट्रोडक्शन, कि जैसे भी हम कोई भी केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। और इंट्रोडक्शन में हम ये स्टडी करते हैं कि आया हमने उस चैप्टर में क्या क्या स्टडी करना है। जब हम उसकी चैप्टर के स्टडी को देखते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी में हम डिफरेंट मेटल्स को स्टडी करेंगे। डिफरेंट मेटल्स कि जो ही हम डिफरेंट मेटल्स को स्टडी करेंगे, नॉन मेटल्स को स्टडी करेंगे। मेटल्स और नॉन मेटल्स कि हम जो वेरियस थिंग्स इनसे हमने मैन्युफैक्चर की हुई हैं, कि मेटल्स के हमारे यूजेस क्या हैं, नॉन मेटल्स के क्या क्या यूजेस हैं, डिफरेंट मशीन्स के क्या क्या यूजेस हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं मेटल्स की, आया किस लिहाज से हम किन मेटल्स को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, और जो मेटल्स हम यूज़ करते हैं उनके जो वेरियस आगे डेरिवेटिव्स हैं कि हम मेटल से जो फर्दर चीज़ें बनाते हैं। फर्दर चीज़ें में हम बहुत सारी जो अशिया बनाते हैं मेटल से, जैसे हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो मेटल से मज़ीद तरीन चीज़ें मैन्युफैक्चर करती हैं। जब वो मज़ीद चीज़ें मैन्युफैक्चर करती हैं मेटल से, तो मेटल्स को जैसे पीरियोडिक टेबल में अपर राइट पोजीशन हासिल है कि मेटल जो है पीरियोडिक टेबल में भी सबसे ऊपर मौजूद है। क्यों? क्योंकि उनकी करैक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है। और डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स होने के साथ साथ जो जैसे कि मेटल्स हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फ़र ये सारे मौजूद हैं। साथ हमारे पास हैलोजेंस मौजूद हैं पीरियोडिक टेबल में। कि अगर हम पीरियोडिक टेबल की स्टडी करें, पीरियोडिक टेबल को देखें तो हम वहाँ मेटल्स, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, हैलोजेंस, इनको हम स्टडी करते हैं कि हमने मेटल्स को स्टडी करना है, नॉन मेटल्स को स्टडी करना है और हैलोजेंस को स्टडी करते हैं पीरियोडिक टेबल में। फिर ये शो करते हैं डिफरेंट केमिकल रिएक्टिविटीज़, कि केमिकल रिएक्टिविटीज़ क्या हैं। केमिकल रिएक्टिविटीज़ ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जिनको हम स्टडी आउट करते हैं कि वो केमिकल रिएक्शंस कैसे फॉर्म करते हैं। जैसे हम एक मेटल को दूसरे ही मेटल से जब रिएक्ट करवाएंगे तो वो एक केमिकल रिएक्शन होगा। इसी तरह जब मेटल को नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे वो भी एज ए केमिकल रिएक्शन होगा। इसी तरह जो रिएक्शंस अक्कर करेंगे, इन रिएक्शंस की जो रिएक्टिविटी होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, वो डिफरेंट आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स पर डिपेंड करेगी। क्योंकि दो कंपाउंड्स हम फॉर्म करेंगे कि आया वो आयनिक कंपाउंड फॉर्म करें या वो कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म करें। जब वो आयनिक या कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो उनकी फॉर्मिंग के साथ साथ क्या करेंगे, आया वो सॉलिड फॉर्म करेंगे या गैसेस फॉर्म करेंगे। जब वो सॉलिड या गैसेस फॉर्म करेंगे तो उनकी जो फॉर्मिंग होगी वो रिएक्शन उस नेचर का होगा कि अगर हम सॉलिड की फॉर्म करते हैं तो हम कहेंगे ये सॉलिड रिएक्शन है, यहाँ को आयनिक कंपाउंड फॉर्म हुआ है। अगर हम कहें कि यहाँ गैस फॉर्म हुई है, हम कहते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म हुआ है। सॉलिड में भी कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म हुआ है। कि कंपाउंड्स की फॉर्मिंग किस पर डिपेंड करती है, वो रिएक्टिविटी पर डिपेंड करती है। और रिएक्टिविटी क्या है कि जो डिफरेंट मेटल्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। और इसी चैप्टर में हम ये रिएक्शन से स्टडी करेंगे कि क्या मेटल्स किन किन के साथ रिएक्ट करता है और नॉन मेटल किन किन के साथ रिएक्ट करके आया वो गैसेस फॉर्म करते हैं या सॉलिड्स फॉर्म करते हैं। गैसेस और सॉलिड्स में भी फर्दर जो डिफरेंशिएशन है वो आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स में है कि यहाँ तो वो आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेंगे और यहाँ फिर वो कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म करेंगे। इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेटल्स। मेटल्स कि मेटल्स क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। मेटल्स आर द एलिमेंट्स, metals are the elements which are
electropositive and form cations by losing electrons. कि metals क्या है? Metals are the elements which are electropositive and form cations by losing electrons. कि metals ऐसे एलिमेंट हैं जो क्या कहेंगे, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर में होंगे. इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैसे नेचर में होंगे कि जो ही हमने सोडियम एक मेटल है, जो ही वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर में चला जाएगा. और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या होगी कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा. कि मेटल्स क्या हैं? मेटल्स भी हम हाइड्रोजन को एज ए मेटल नहीं कंसीडर करते, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो है ही एक इलेक्ट्रॉन, तो वो कैसे उसको डोनेट करेगा. इसी तरह जो सोडियम मेटल है, लिथियम मेटल है, पोटेशियम मेटल है, रुबीडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, ये सारे क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज इन पे तब आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे. और इलेक्ट्रॉन लूज़ करके क्या फॉर्म करेंगे, कैटाइंस. कैटाइंस क्या होते हैं, ये एनाइंस ही होते हैं विद पॉजिटिव चार्ज. कि ऐसे आइंस जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो उनको हम कैटाइंस कहते हैं. इसी तरह सोडियम फिर क्या है, ये एक कैटाइन है. और सोडियम कैटाइन होने के साथ साथ एक मेटल भी है कि सोडियम मेटल जो है ये जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो ये एक कैटाइन फॉर्म करेगा. और जो ही एक कैटाइन फॉर्म होगा तो कैटाइन की फॉर्मेशन के साथ ही क्या होगा, वो लूजिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कोई और नॉन मेटल अब ले लेगा. इसी तरह मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड फॉर्म कैटाइंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. कि जो ही वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, कैटाइन फॉर्म करेंगे. कैटाइन की फॉर्मेशन के बाद जो हमारे पास मेटल्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, वेरी रिएक्टिव मेटल्स. कि बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने वाले मेटल्स कौन से हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम. कि सबसे ज़्यादा जो रिएक्ट करते हैं मेटल्स वो ये रिएक्टिव मेटल्स हैं. कौन से, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम. कि ये सारे क्या हैं, ये वो मेटल्स हैं जो बड़ी जल्दी रिएक्ट करते हैं. कि ये बहुत ज़्यादा ही रिएक्टिव इन नेचर है. कि फॉर एग्जांपल जैसे आपको सोडियम मेटल इस कदर रिएक्टिव है कि अगर हम एक सोडियम मेटल का जो पीस है उसको वाटर में फेंके तो क्या हुआ, अचानक से एक्सप्लोजन होगी, यानी आग सी लग जाएगी. वो आग क्यों लगेगी, क्योंकि ये जो सोडियम मेटल है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है. इसलिए पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम कि इनकी रिएक्टेंस किस पर डिपेंड करती है, वो अकॉर्डिंग आप इसी बुक के जो 3rd चैप्टर है उसमें आपको स्टडी करके आए हैं. 4th चैप्टर में स्टडी करके आए हैं कि जो रिएक्शंस हैं वो क्यों होते हैं. कि ये सारे मेटल्स क्या हैं, ये केमिकली स्टेबल नहीं है. जब ये केमिकली स्टेबल ही नहीं है तो ये क्या करेंगे, ये आया इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेंगे या इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे. जो ही ये इलेक्ट्रॉन्स लूज़ या गेन करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेंगे, ये एक रिएक्शन फॉर्म करके वो खुद को स्टेबल बनाएंगे. कि जैसे इस यूनिवर्स में सारी चीज़ें स्टेबल होना चाहती हैं. ये हम बात एलिमेंट्स की नहीं करते, इंसानों की भी बात करते हैं. कि इंसान भी क्या करते हैं, जैसे आप एज अ स्टूडेंट ही ले लें कि अभी आप पढ़ रहे हैं, जो ही आपकी पढ़ाई मुकम्मल होगी आप किसी जॉब की सर्च में निकलेंगे. जब आपको जॉब मिल जाएगी तो फिर क्या होगा, आप स्टेबल हो जाएंगे. आप कहेंगे मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, मैं किसी पर डिपेंड नहीं करता. इसी तरह जो मेटल्स हैं या एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं, ये सारे भी क्या है, ये रिएक्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि इनकी रिएक्टनेस भी इसी पर ही डिपेंड करती है. कि अगर ये रिएक्ट ना करें तो इनकी रिएक्ट ना करने की वजह से क्या होगा कि जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम है ये दूसरों के साथ रिएक्ट करेंगे. और ये जो ही दूसरों के साथ रिएक्ट करके खुद को स्टेबल फॉर्म करेंगे. और जब ये स्टेबल फॉर्म हो जाएंगे फिर ये एक साइड पे कहेंगे कि अब हम स्टेबल हैं, हमें मज़ीद एनर्जी या मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं है. जब इनको मज़ीद एनर्जी या इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत ही नहीं होगी तो ये फॉर्म ही नहीं करेंगे.
इसी तरह वेरी रिएक्टिव मेटल्स के बाद मॉडरेटली रिएक्टिव कि जो कम रिएक्टिव होते हैं उनमें जिंक, आयरन, टिन और लेड कि जो मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, जो कम रिएक्टिवनेस शो करते हैं, वो उनमें है जिंक, फेरस, टिन और प्लेटिनम। ये इसलिए कम रिएक्टिव है क्योंकि ये कुछ लिहाज से कुछ परसेंट ये जो है ये स्टेबल है। जब ये कुछ परसेंट स्टेबल होंगे तो इनकी स्टेबिलिटी ऐसे डिपेंड करेगी कि ये जो स्टेबिलिटी होगी ये इन पे ऐसे डिपेंड करेगी कि ये रिएक्शन शो नहीं करेंगे। जो ही ये रिएक्शन शो नहीं करेंगे तो इसका मतलब यही होगा कि आया ये रिएक्टिव है। जब ये रिएक्टिव होंगे तो ये स्टेबिलिटी शो नहीं करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव में कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड के जो लीस्ट रिएक्टिव हैं उनमें कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड ये सारे उनके सिंबल्स लिखे हैं। आप उनको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड ये सारे जो मेटल्स हैं, मेटल्स में हमने वेरी रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव कि हमने जो भी स्टडी किए हैं वो ये 3 टाइप्स स्टडी किए हैं कि मेटल्स में हमारे पास वेरी रिएक्टिव मौजूद होते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव मौजूद होते हैं और लीस्ट रिएक्टिव मौजूद होते हैं। अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसको स्टडी करें कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो मेटल्स हैं वो कहाँ मौजूद हैं, तो मेटल्स में वो 3 आता है। लाइट मेटल्स में हमारे पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इसी तरह वो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के बाद सिलिकॉन, टिन, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, फेरस, कॉपर, निकल, कॉपर एंड जिंक। इन सबको क्या कहते हैं, वो स्केडेरियम से जिंक तक ये हैवी मेटल्स हैं। ये कौन सी टाइप में है, हैवी मेटल्स। और अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल्स में बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑस्मिनियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन की जो पीरियोडिक टेबल से जब हम स्टडी करेंगे तो जो लाइट मेटल्स हमारे पास मौजूद हैं उनमें हमारे पास मौजूद है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के साथ बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये क्या है, ये लाइट मेटल्स मौजूद हैं। लाइट मेटल्स इसलिए है क्योंकि इनमें जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम है, और कम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मौजूद हैं उनकी मौजूदगी किसके लिए है, तो जो हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इनका एटॉमिक नंबर बहुत कम है। और एटॉमिक नंबर कम होने की वजह से क्या है, ये लाइट मेटल्स कहलाते हैं क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी कम हैं। लेकिन जो हैवी मेटल्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं, और इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, इनको हैवी मेटल्स कहा जाता है। हैवी मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से ही कि ये एज ए हैवी मेटल्स हैं। इसी तरह पीरियोडिक टेबल में हमारे पास नॉन मेटल्स भी मौजूद होते हैं, और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, ये नॉन मेटालिक बिहेवियर शो करते हैं।
जो ही ये नॉन मेटालिक बिहेवियर शो करेंगे, इनके बिहेवियर शो करने की जो वजूहत हैं वो क्या है कि इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो मेटल वाली नहीं है। जब करेक्टरिस्टिक्स ही मेटल वाले नहीं होंगे तो वो बिहेवियर भी एज ए नॉन मेटल ही शो करेंगे कि जो नॉन मेटल है। फिर जो इनके सिंबल्स हैं ऑफ एलिमेंट्स हैं कि ब्लैक, ब्लू और रेड, कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, कि आप अपनी बुक में देख सकते हैं जो रेड कलर में मौजूद हैं ये गैस में मौजूद हैं, जैसे कि हाइड्रोजन रेड में मौजूद है, नाइट्रोजन रेड में मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, फ्लोरीन और क्लोरीन मौजूद है। इसी तरह जो ब्लैक कलर में मौजूद हैं वो सॉलिड हैं, और जो ब्लू कलर में मौजूद हैं, जैसे ब्लू कलर में सिर्फ ब्रोमीन ही मौजूद है और ब्रोमीन ही अकेला सिर्फ क्या है वो लिक्विड है। और लिक्विड होने के लिए ब्रोमीन क्या है, सिर्फ एक लिक्विड है, बाकी जो गैसेस और सॉलिड मौजूद होते हैं। ज़्यादातर जो मेटल्स हैं वो सॉलिड में मौजूद होते हैं। ये थी अकॉर्डिंग टू इनके पीरियोडिक टेबल। अब हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल स्टडी करते हैं। इम्पोर्टेंट फिजिकल characteristics, important physical characteristics of metals। कि metals के जो physical characteristics हैं, metal के physical characteristics में सबसे पहला character almost all metals are solids except मरकरी, के सारे जो मेटल्स हैं वो सॉलिड्स हैं। किस फॉर्म में है वो सॉलिड फॉर्म में है। नेक्स्ट, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह क्या है कि वो सॉलिड है। जब सॉलिड में हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मौजूद होगा तो उसकी मौजूदगी क्या हमें शो करेगी कि ये एज इट इज़ क्यों है, क्योंकि इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। और जो ही किसी सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होगा, क्योंकि हमें हाई एनर्जी देनी पड़ेगी उसके मॉलिक्यूल्स को ओवरकम करने के लिए। और जो ही उसके मॉलिक्यूल्स को हम ओवरकम करेंगे हाई एनर्जी देने के बाद तो वो क्या होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट भी इनका हाई होता है। हाई बॉइलिंग पॉइंट इस वजह से होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी हाई बॉइलिंग पॉइंट है जो मेटल्स हैं वो शो करते हैं। नेक्स्ट इज दे पोजेस metallic luster and can be polished, कि उनमें मेटालिक लस्टर होता है। मेटालिक लस्टर के मेटल्स की अपनी ही एक चमक होती है। जो भी आप मेटल देखें, अगर आयरन देखें तो उसकी अपनी ही एक चमक होगी, लेकिन इनकी एक यूनिक फीचर ये है कि ये जो है ये पॉलिश भी किए जा सकते हैं। इन पे आया कोई भी कलर आप कर सकते हैं। दे आर malleable एंड डक्टिबल, कि ये malleable भी हो सकते हैं और डक्टिबल भी हो सकते हैं। malleable क्या होता है? malleable can be hammered into sheets, ductile can be drawn into wires। कि मेटल्स की जो दो यूनिक प्रॉपर्टी हैं वो ये हैं कि वो मेलेबल भी हो सकते हैं और डक्टिबल भी हो सकते हैं। मेलेबल ये है कि उनको हम कैन बी हैमर्ड बाय इनटू शीट्स, कि हम हथौड़े मार मार के उनको शीट्स में यानी बिल्कुल सीधी शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और डक्टाइल ये है कि हम मेटल्स को हैमर्ड इनटू शीट में हम एग्जांपल आयरन की लेंगे और यहाँ कॉपर की, कि हम इनकी वायर्स भी बना सकते हैं। हम इनको इतना थिन करके इनकी वायर्स बना सकते हैं। वायर कब बनाएंगे हम?
किसकी, मेटल कॉपर की सिर्फ। दे गिव ऑफ अटोम व्हेन हिट, कि जो ही उनको मारा जाता है तो उनमें से एक अजीब सी आवाज़ निकलती है, कि जब आयरन पे आप जो हैमर मारेंगे, थोड़ी मारेंगे, तो वहाँ से एक साउंड प्रोड्यूस होगी। ये किसकी एसोसिएट है, सिर्फ मेटल्स की। नेक्स्ट इज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ज़्यादा गुड कंडक्टर है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर इसलिए हैं क्योंकि मेटल्स में फ्री मोबाइल आयंस मौजूद होते हैं। जो ही फ्री मोबाइल आयंस मौजूद होंगे तो फ्री मोबाइल आयंस की मौजूदगी में क्या होगा, जो हीट है और इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट होगी, और जो ही हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो उसकी कंडक्टेंस ये जो करेगी कि मेटल्स की प्रॉपर्टी ये भी है कि वो एक गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। दे हैव हाई डेंसिटीज, कि उनकी डेंसिटीज बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। डेंसिटी आपको पता है डिपेंड करती है मास और वॉल्यूम के, तो उनकी डेंसिटीज इसलिए हाई होती हैं क्योंकि वो सॉलिड होते हैं, और सॉलिड होने की वजूहत के साथ साथ भी उनकी डेंसिटी इसलिए होती है कि उनका मैस ज़्यादा होता है। मेटल जो होते हैं ये हैवी मैस के होते हैं, और जो ही उनका मैस ज़्यादा होगा तो मैस ज़्यादा होने के साथ साथ उनकी वॉल्यूम भी वो ज़्यादा ही ऑक्यूपाई करेंगे, और जो ही वो वॉल्यूम भी ज़्यादा ऑक्यूपाई करेंगे तो उसकी ऑक्यूपाईनेस करने की वजह से उनकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा हाई होगी। नेक्स्ट इज दे आर हार्ड, they are hard except सोडियम एंड पोटेशियम, के मेटल्स हार्ड इन नेचर होते हैं। हार्ड इन नेचर इसलिए होते हैं क्योंकि अगर ये सॉलिड है तो सॉलिड जो है हार्ड होता है, लेकिन मेटल्स के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। जब वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी तो उनकी स्ट्रॉन्गनेस ये हो जाएगी कि यहाँ क्या है, वो डिपेंड यहाँ इसलिए हो रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम मेटल एक ऐसा मेटल है ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट हम जो है वो स्टडी करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। कुछ जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स हैं वो दे आर गिवन बिलो। फर्स्ट, दे इजीली लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आइंस, कि वो बड़ी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं। जब वो बड़ी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेंगे तो फिर वो क्या फॉर्म करेंगे, पॉजिटिव आइंस। जैसे हमने सोडियम की बात की कि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आता है। इसी तरह जो पोटेशियम है उस पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा जो ही वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा, इसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज होगा। कि जो ही कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उसकी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से क्या होगा, उस पर ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो पॉजिटिव आयन केटाइन फॉर्म करेगा। दे रेडली रिएक्ट with oxygen to form basic oxides, कि वो बड़ी जल्दी रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। जो ही वो रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ वो ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे। जैसे मैग्नीशियम को
जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। कि ये भी क्या है, इसकी एक केमिकल रिएक्टिविटी है कि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हमें ये शो करेगी कि ये आया क्या है, ये कि मेटल है। दे यूजुअली फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स विद नॉन मेटल्स, कि वो यूजुअली आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं नॉन मेटल के साथ। जैसे सोडियम एक मेटल है और क्लोरीन एक नॉन मेटल है, जब इन दोनों का रिएक्शन करवाया तो सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ। कि सोडियम जो है ये तो एक मेटल है प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से, वो आया हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं एज अ मेटल। लेकिन क्लोरीन क्या है, ये एक नॉन मेटल है। जो ही हमने मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन करा है तो मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शन से क्या फॉर्म होगा, एक आयनिक कंपाउंड। क्योंकि मेटल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है और नॉन मेटल्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। जो ही इन चार्ज की एक्सचेंजिंग होती है तो उससे एक आयनिक कंपाउंड ही फॉर्म होता है। उनमें क्या फॉर्म होता है, एक आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड इसलिए फॉर्म होते हैं क्योंकि उनमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और आयनिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें क्या होता है, जो अट्रैक्शन से ही बनता है। यानी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन्स की जब अट्रैक्शन हो तो उससे एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, और जो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है वो आयनिक कंपाउंड फॉर्म करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज दे हैव मेटालिक बॉन्डिंग, कि वो मेटालिक बॉन्डिंग भी शो करते हैं कि हाँ मेटल्स क्या हैं, दोनों मेटल्स एक दूसरे के साथ भी रिएक्ट करके मेटालिक बॉन्डिंग भी शो कर सकते हैं। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। अब हम इसको स्टडी करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करैक्टर, कि इनमें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करैक्टर कैसे आता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, electropositive character. Metals have tendency to lose their वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कि मेटल्स के पास टेंडेंसी होती है लूज़ करने के लिए देर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि मेटल्स क्या हैं वो ज़्यादातर अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कहते हैं। कि यही तो करैक्टर है मेटालिक करैक्टर, इसका क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी का। कि ये मेटालिक करैक्टर सिर्फ मेटल्स में मौजूद है, कि मेटल्स क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे इन नेचर में। कब, जब वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेंगे, और जो ही वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेंगे उनकी लूजिंग की वजह से क्या होगा कि जो लूज़ हुआ है उस पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जो उसने इलेक्ट्रॉन जब देना है तो उस पर जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है वो इससे लूज आउट हो जाएगा। द मोर इजीली a metal loses, the more easily a metal loses its electrons, the more easily the electrons loses, the more electropositive is it, कि जितनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा उतना ही उस पर ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज आएगा। कि जो इलेक्ट्रॉन्स की लूजिंग है ये भी एनर्जी बेस्ड फिनोमेना है, कि आया हम उसको एनर्जी देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा, अगर उसको एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे लूज़ करेगा। इसलिए जो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का फिनोमेना है वो भी डिपेंड करता है इसके इलेक्ट्रॉन्स पे, कि आया जितनी हम उसको एनर्जी देंगे उतने ही वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा। अगर वो उतने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा, जैसे अगर हमने सोडियम का पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है
तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें सिर्फ वहाँ उतनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। जब हम उतनी उसको एनर्जी देंगे तो उसकी जो एनर्जी बेस्ड रिएक्शंस होंगे, तो जो एनर्जी बेस्ड रिएक्शंस होंगे वो इस लिहाज से होंगे कि वो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है। जो ही वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होगा कि आया उसने इलेक्ट्रॉन तो लूज़ किया है। इसी तरह द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स the number of electrons lost by an atom of a metal is called valency। कि मेटल्स की वैलेंसी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय एन एटम ऑफ अ मेटल इज कॉल्ड वैलेंसी। कि जो ही एक मेटल क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज जितने वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा आया वो उसकी वैलेंसी होगी। जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसकी +1 होगी वैलेंसी, कि उसकी वैलेंसी क्या होगी? +1। इसी तरह जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो उसकी +2 होगी। क्या है, इसने क्या किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, लेकिन सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इसलिए उसकी वैलेंसी भी 1 है। इसी तरह जो वैलेंसी जो हम मेटल की वो डिपेंड करती है जितनी इलेक्ट्रॉन्स वो लूज करें। जो नेक्स्ट मेटल हम देखते हैं, मेटल की स्टडी जो है, सिमिलरली जिंक मेटल कैन लूज 2 electrons from its वैलेंस शेल। कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है अपने वैलेंस शेल में, इसलिए जिंक जब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा इस पर +2 चार्ज होगा एंड 2e-, फिर इसकी जो ऑक्सीडेशन वैलेंसी होगी वो +2 होगी। कि जिंक +2 वैलेंसी के साथ यहाँ मौजूद है। जब जिंक +2 वैलेंसी के साथ मौजूद होगा तो हम कहेंगे कि यहाँ इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो ये है। ये था हमारा करैक्टर अबाउट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करैक्टर, कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करैक्टर मेटल पे कैसे आता है। जो ही उसने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब भी उसी पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर आएगा। इसी तरह इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर को अब हम इसके ट्रेंड्स देखते हैं। जैसे अपने 3rd चैप्टर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयनाइजेशन के ट्रेंड स्टडी किए थे थ्रू आउट द पीरियोडिक टेबल, इसी तरह इसके ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के ट्रेंड क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करैक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करैक्टर increases down the group because size of atom increases। कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करैक्टर अगर हम ग्रुप में स्टडी करें कि इसका ट्रेंड अलोंग द ग्रुप स्टडी करें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो करैक्टर है वो इंक्रीज़ करता है डाउन दी ग्रुप। जो ही एटम का साइज इंक्रीज़ करेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि जो जो उसका साइज़ इंक्रीज़ करेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इसलिए इंक्रीज़ करेगी क्योंकि उसमें शेल्स इंक्रीज़ होंगे, और जो ही शेल्स इंक्रीज़ होंगे तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होगी वो उस पर कम होगी। कि फॉर एग्जांपल अगर हम स्टडी करें कि अगर यहाँ एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी। अगर वहीं हम तो यहाँ जो ही एटम का साइज़ इंक्रीज़ किया है तो साइज़ इंक्रीज़ करते हुए क्या है, जो उसकी अट्रैक्शन सिर्फ पहले यहाँ थी अब यहाँ तक होगी, लेकिन इसकी जो अट्रैक्शन बस ये यहाँ तक है। और जो ही इसे अट्रैक्शन डिक्रीज़ करेगी तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ईजी होगा। क्यों? अट्रैक्शन
of nucleus decreases by increasing number of shells. Number of shells increase atomic size. कि एटॉमिक का जो साइज़ है वो कब इंक्रीज़ करेगा, जब उसमें जो शेल्स हैं वो इंक्रीज़ करेंगे, और जो ही वो शेल्स इंक्रीज़ करेंगे तो जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की वो भी डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि वहाँ शेल्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। और जो ही शेल्स इंक्रीज़ होंगे तो इसका फिनोमेना क्या होगा, यहाँ जो इफ़ेक्ट होगा वो किस वजह से, कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो, क्योंकि जब अट्रैक्शन ही कम होगी तो जो अट्रैक्शन कम होगी तो न्यूक्लियस की उस इलेक्ट्रॉन पे पकड़ भी कम होगी। जब न्यूक्लियस की उस इलेक्ट्रॉन पे पकड़ कम होगी तो उससे फिर हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। लेकिन जो ही हम उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा, उसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा श्रिंक होगा। न्यूक्लियस क्या करेगा, वो अपनी अट्रैक्शन बाकियों पर लगाएगा। इसलिए जो आउटर मोस्ट जिसमें नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज्ड हों, यानी नंबर ऑफ शेल्स 2 से ज़्यादा हो, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ईजी होता है। ये थी इसकी वेरिएशन अलोंग द ग्रुप। अब हम इसकी वेरिएशन अलोंग द पीरियड स्टडी करते हैं। ट्रेंड अलोंग द पीरियड, के अलोंग द पीरियड इसका क्या ट्रेंड होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर decreases across the period from left to right in the periodic table, because atomic size decreases due to increase in nuclear charge। कि ट्रेंड अलोंग द पीरियड क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करैक्टर डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल बिकॉज साइज डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। कि जो ही न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर हम स्टडी करें अलोंग द पीरियड नंबर ऑफ शेल्स डू नॉट इंक्रीज, कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं करते। और जब नंबर ऑफ शेल्स ही इंक्रीज नहीं करेंगे लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टडी करते हैं, अगर हमारे पास यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स थे और तीसरा शेल, दूसरा जो शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन जो ही हमने मूव आउट करना शुरू किया अलोंग द पीरियड तो हम देखेंगे कि यहाँ 2 होंगे और यहाँ 4 होंगे। जब यहाँ 4 होंगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियस क्या करेगा, उन पे अपनी अट्रैक्शन लगाएगा। जो ही न्यूक्लियस उन पे अट्रैक्शन लगाएगा, जब इस तरफ अट्रैक्शन होगी तो एटॉमिक साइज श्रिंक करेगा, और जो ही एटॉमिक साइज श्रिंक करेगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज़ करेगी। कि यहाँ जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं वो एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, उन पर चार्ज करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, वो एक अट्रैक्शन लगाते हैं। जब वो एक अट्रैक्शन लगाते हैं तो उसी अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करैक्टर है वो डिक्रीज़ करेगा, और जो ही इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करैक्टर डिक्रीज़ करेगा उसके डिक्रीज़ करने की वजह से क्या होगा कि हम इसको इतनी एनर्जी नहीं दे सकते कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकें। जब इतनी एनर्जी नहीं दे सकते तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा।
इसीलिए जो है इट मीन्स दैट एलिमेंट्स एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड आर मोर मेटेलिक, कि शुरू में जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर के साथ हैं, क्योंकि इनकी जो मेटल्स की जो है एनर्जी है वो बहुत ही कम होगी। इसीलिए यहाँ से दिस करेक्टर डिक्रीजेज एज मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, कि जो ही लेफ़्ट साइड पे जो मेटल्स मौजूद होंगे उनका मेटालिक करेक्टर बहुत ज़्यादा हाई होगा, लेकिन जो ही हम राइट साइड की तरफ मूव करना शुरू करेंगे तो उनका जो मेटालिक करेक्टर होगा वो बहुत स्लो होगा। कि मेटालिक करेक्टर किस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ इसी की नेचर पे। ये थे ट्रेंड्स अलोंग दी पीरियड एंड ग्रुप किसके, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन को निकालना, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी का भी इलेक्ट्रॉन को निकालना। हम इन दोनों का कंपैरिजन स्टडी करते हैं कि दोनों में किस हद तक जो है वो इख्तलाफात हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर depends upon the ionization energy which in turn depends upon size and nuclear charge of एटम। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो डिपेंड करती है आयनाइजेशन में, किस टर्म में, सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज के टर्म में। अगर स्मॉल साइज एटम्स विद जी नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल साइज्ड एटम्स विद हाई न्यूक्लियर चार्ज हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू, कि जो स्मॉल साइज एटम्स होंगे उनका जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो हाई होगा, लेकिन उनके आयोनाइजेशन भी एनर्जी हाई होगी। वो इसलिए क्योंकि जब न्यूक्लियर चार्ज ही स्मॉल है, कि न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो ही छोटा है। जब न्यूक्लियस का साइज़ छोटा होगा तो वो अट्रैक्शन जल्दी करेगा, कि वो अट्रैक्शन ज़रूर होगा। इसकी कॉमन सी एग्जांपल कुछ इस लिहाज से है कि अगर आपने अपने हाथों से दो लोगों को या दो चीज़ें पकड़ी हुई हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप पूरी अट्रैक्शन उस पर ही लगा रहे हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे, उसको स्केप आउट नहीं होने देंगे, कि वो चीज़ें आपके हाथों से छूट ना पाएँ। इसीलिए न्यूक्लियस क्या करता है, उस पर अट्रैक्शन लगाता है। जो ही न्यूक्लियस अट्रैक्शन लगाता है, उसकी अट्रैक्शन की वजह से क्या होते हैं कि वो जो चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, और जो ही वो चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, उन चार्जेस से अट्रैक्ट करने के लिहाज में क्या होगा कि जो स्मॉल साइज एटम्स हैं वो हाई न्यूक्लियर चार्ज और हाई आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ पाए जाएंगे। एटम्स हैविंग हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, atoms having high ionization energy are less electropositive और metallic, कि वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटेलिक इन नेचर है, कि जो ही वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसलिए होंगे क्योंकि इनकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। जब आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगी, इसका मतलब ये होगा कि हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी हाई करनी पड़ेगी, और जो ही हम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी हाई करेंगे तो हाई एनर्जी का जो फिनोमेना होगा वो इस लिहाज होगा कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हाई होगी। जब हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी हमने सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 496 किलो जूल पर मोल है। जब किलो जूल पर मोल हम इतनी एनर्जी उसको देंगे सोडियम को, तब जाकर वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा।
जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा फिर जाकर उस पर मेटालिक करैक्टर आएगा, कि जो मेटालिक करैक्टर है वो डिपेंड करता है आयनाइजेशन एनर्जी पे। द रीज़न alkali metals have the largest size and lowest ionization energy in पीरियड। तो जब जो रीज़न ये है कि जो अल्कली मैटर है वो लार्जर साइज़ में होंगे, जब उनका साइज़ ज़्यादा होगा तो साइज़ ज़्यादा होने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो लो होगी। वो इस लिहाज से कि जो लार्जर साइज़ है यानी जिनका एटॉमिक साइज़ ही बहुत ज़्यादा बड़ा है, और एटॉमिक साइज़ बड़ा होने की वजूहत ये है कि जो ही साइज़ बड़ा होगा तो अट्रैक्शन कम लगेगी, जो ही अट्रैक्शन कम लगेगी तो अट्रैक्शन कम लगने की वजह से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होगी, यानी हम थोड़ी सी जो एनर्जी देने के बाद वो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर सकते हैं। जो ही हम थोड़ी सी एनर्जी देने के बाद जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो फिर उनका जो मेटालिक करैक्टर है वो हाई होगा। इसका मतलब ये है कि जब हम कंपैरिजन करें सोडियम और मैग्नीशियम मेटल का, तो सोडियम एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है और वो एक अल्कली मेटल है। सोडियम अल्कलाइन एंड मैग्नीशियम अल्कली मेटल है, कि ये अल्कलाइन और अल्कली मेटल है। जब हम इनका कंपैरिजन करवाएंगे कि अगर हम सोडियम एटम को देखते हैं, अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेक आउट करें तो इनके जो शेल्स का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस लिहाज से है कि के शेल में 2 हैं, एल शेल में 8 हैं और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह जब हम मैग्नीशियम को करें, मैग्नीशियम के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, कि के में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और एम में 2 इलेक्ट्रॉन्स। कि इसकी अगर हम कन्फिग्रेशन देखें तो 3s1 मौजूद है, यहाँ 3s2 मौजूद है, कि उसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। कि इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो फ़र्क है वो इस लिहाज से होगा कि जैसे जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिपेंड करेगी। अगर हम इसका एटॉमिक साइज़ देखें, एटॉमिक साइज 186 पिकोमीटर, एटॉमिक साइज 160 पिकोमीटर। फिर इसकी आयनाइजेशन एनर्जी 496 किलो जूल पर मोल, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। इसी तरह इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो 738 किलो जूल पर मोल है। कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो किस पर डिपेंड कर रही है? इसके स्ट्रक्चर पे, कि सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है लेकिन मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। कि 1 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से और 2 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से क्या होगा, उसकी डिपेंडेंस ये है कि वहाँ एटॉमिक साइड जो है वो डिपेंड कर रहा है, कि वहाँ जो है जो एटॉमिक साइज़ है वो इस लिहाज से डिपेंड कर रहा है कि जैसे अभी हमने स्टडी किया है कि जो सोडियम है उसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, कि एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है लेकिन वहाँ एम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। जो पहला इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम का वो तो हम इजीली रिमूव कर सकते हैं लो एनर्जी के साथ, क्योंकि उसका एटॉमिक साइज़ ज़्यादा है। एटॉमिक साइज़ होने के बाद जो ही उसमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की जो वजूहत हैं वो ये होंगी कि वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर पे इस लिहाज पे डिपेंड करेगा कि जो ही हम उसका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो उसके स्ट्रक्चर में हम ये चेकआउट करेंगे कि जो मैग्नीशियम है उसका जो साइज़ है वो 160 पिकोमीटर है, कि उसका साइज़ कम है। किस लिहाज से? सोडियम के लिहाज से। सोडियम 186 पिकोमीटर है। जब हाई साइज़ होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होगा, कि वहाँ जो एनर्जी होगी वो हम लो लगाएंगे, लेकिन एनर्जी तब लो लगेगी
जब उसका साइज़ कम होगा। कि ये जो है ये उसमें दोनों में कंपैरिजन है, सोडियम में और मैग्नीशियम में। फिर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के पास सिर्फ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, और यहाँ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है। कि दोनों आयनाइजेशन एनर्जीज जो हैं वो डिपेंड करती हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी है और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी भी है। जैसे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है लेकिन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी उससे हाई होती है। फॉर एग्जांपल उसकी ऐसा है कि मैग्नीशियम का अगर हमने पहला जो इलेक्ट्रॉन है वो 348 एनर्जी दे के निकाला है, तो फिर हम उसी एनर्जी को डबल करेंगे। डबल करने के बाद क्या होगा कि वो एनर्जी जो ही डबल करेंगे तब जाकर हम सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। कि सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना इतना इजी नहीं है। इजी इसलिए नहीं है, वो इजी इसलिए नहीं है क्योंकि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन नहीं लगी। जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन अभी नहीं लगी, जब वो पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ही वो अट्रैक्शन सारी जो है वो इसी पे लगाएगा। जब वो अपनी अट्रैक्शन इसी पे लगाएगा तो इसकी अट्रैक्शन ये शो करेगी कि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो इतनी आसानी से हम लूज आउट नहीं कर सकते। जब वो इतनी आसानी से लूज आउट नहीं होगा तो उसकी लूजिंग जो है वो डिपेंड करेगी कि जो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मैग्नीशियम प्लस साइन बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट्स द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। कि जो ही एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, जो न्यूक्लियस है वो अपनी अट्रैक्शन बाकी इलेक्ट्रॉन्स पर लगाना शुरू कर देता है, और जो ही वो न्यूक्लियस बाकी इलेक्ट्रॉन्स पे अपनी अट्रैक्शन लगाना शुरू करेगा तो वो अट्रैक्शन ज़्यादा हाई कर देगा। क्योंकि एक तो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो जो इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन लगी हुई थी वो अट्रैक्शन अब बाकी सब पे भी लगेगी। जब वही अट्रैक्शन बाकी सब पे लगेगी तो ये होगा इसका कि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है फिर हम उसको हाई एनर्जी देंगे। कि न्यूक्लियस को कहेंगे कि तुम हाई एनर्जी हमसे लेकर हमें ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दो। इसी तरह जो अल्कली मेटल्स हैं उनकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी आप अपनी बुक पर टेबल में देख सकते हैं। जैसे लिथियम है हमारे पास, लिथियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 3 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसके एस में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, लेकिन उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो 520 किलो जूल पर मोल है। इसी तरह अगर हम उसी तरह अलॉन्ग द पीरियड चलें तो नेक्स्ट हमारे पास जो होगा वो बेरिलियम मेटल होगा। कि बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 4 है। उसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। जब उसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो फिर वहाँ 2 आयनाइजेशन एनर्जीज होंगी। पहली आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो 899 किलो जूल पर मोल होगी। जब पहली आयनाइजेशन एनर्जी ही 899 किलो पर जूल होगी तो 1787 दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी होगी। कि दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी हमें डबल करनी पड़ेगी। तो जो ही हम एनर्जी डबल करेंगे तो एनर्जी डबल करने से क्या होगा, वो इफ़ेक्ट उस पर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी। जो ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी उसके बाद अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम जैसे अभी हमने स्टडी किया है, सोडियम के साथ मैग्नीशियम, इसी तरह कैल्शियम, रुबीडियम और सीजियम, कि इनके तीनों जो फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स हैं इनके पास आउटरमोस्ट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसलिए इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो कम होगी। लेकिन जो ही हम सेकंड ग्रुप की बात करें, सेकंड ग्रुप की बात करें जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम और बेरियम मौजूद हैं, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उनमें आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। जब उस आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी ये बताएगी कि आया ये क्या है। इनकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो तो अल्कली मेटल से हाई है, लेकिन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। जब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होगी तो उस बहुत ज़्यादा हाई होने की वजूहत यही होंगी। ये था हमारा टॉपिक अबाउट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स।
रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कंपैरिजन। कंपैरिजन में हम सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे उसमें अपीरियंस। मेटल हमारे पास सोडियम मौजूद है, मैग्नीशियम मौजूद है और कैल्शियम मौजूद है। कि सोडियम की जो अपीरेंस है सिल्वरी वाइट हैविंग अ metallic luster, very soft and can be cut by knife। कि अगर हम अपीरियंस इसकी स्टडी करें सोडियम की, तो सोडियम की अपीरियंस इस लिहाज से है कि जो सोडियम एक सिल्वरी वाइट कलर का मेटालिक लस्टर के साथ एक मेटल है, वो इस कदर सॉफ्ट है कि हम उसको छुरी के साथ भी काट सकते हैं। इसी तरह मैग्नीशियम सिल्वरी वाइट एंड हार्ड, कि ये भी सिल्वरी वाइट ही है लेकिन ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। नेक्स्ट कैल्शियम सिल्वरी ग्रे एंड फेयरली हार्डर, कि वो सिल्वरी ग्रे है और फेयरली हार्डर है। जब वो मेटल सिल्वरी ग्रे और फेयरली हार्डर होगा तो ये थी इसकी अपीरियंसेस। अगर हम एटॉमिक साइज़ की बात करें कि जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक साइज़ एंड आयोनिक साइज़। एटॉमिक साइज़ और आयोनिक साइज़ में ये फ़र्क है कि एटॉमिक साइज़ उनका वो होगा जो वो एटम की फॉर्म होंगी, और आयोनिक साइज़ तब होगा जब वो लूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक साइज़ हमेशा बड़ा होगा, आयोनिक साइज़ कम होगा। इसलिए सोडियम का जो एटॉमिक साइज़ है वो 186 है और 102 उसका आयोनिक साइज़ है। इसी तरह मैग्नीशियम 160 ओवर 72, 197 ओवर 99, कि कैल्शियम का 197 ओवर 99 है। कि एटॉमिक साइज़ के साथ साथ ये इनका आयोनिक साइज़ भी है। एटॉमिक साइज़ इसलिए बड़ा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स सारे मौजूद हैं, लेकिन आयोनिक साइज़ इसलिए कम है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन्स का उनमें रिमूवल होने के बाद वो आयंस फॉर्म हुए हैं। जो ही रिमूवल होने के बाद आयंस फॉर्म होंगे तो साइज़ भी कम होगा क्योंकि न्यूक्लियस अट्रैक्शन लगाएगा, और वो अट्रैक्शन के विरुद्ध क्या होगा कि एटॉमिक जो साइज़ है वो श्रिंक आउट होगा, और जो ही एटॉमिक साइज़ श्रिंक आउट होगा तो उसकी श्रिंकिंग से क्या होगी कि उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ रिलेटिव डेंसिटी, कि रिलेटिव डेंसिटी कितनी है इसकी। सोडियम 0.98 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब फ्लोट्स ऑन वाटर, कि ये वाटर पे फ्लोट कर सकता है सोडियम की। मैग्नीशियम 1.74 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कि कैल्शियम 1.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कि ये इनकी रिलेटिव डेंसिटीज़ हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ मेलाबिलिटी। मेलाबिलिटी होती है इनको मेटल्स को शीट्स में कन्वर्ट करना, कि जो ही हम इनको हैमर करके शीट्स में कन्वर्ट आउट करेंगे। मेलाबिलिटी ऑफ सोडियम सबसे पहले वेरी मेलाएबल एंड डक्टाइल। मैग्नीशियम गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि मैग्नीशियम भी गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। मेलाइबल और डक्टाइल भी है, कैल्शियम भी मेटल है इसलिए मेलाइबल एंड डक्टाइल ये भी है। मेलाइबल और डक्टाइल होने के साथ साथ इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी तीनों की है कि तीनों गुड कंडक्टर्स हैं क्योंकि तीनों कंडक्टिविटी सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम आर
गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, कि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं। इस तरह इनका मेल्टिंग पॉइंट सोडियम का 97 डिग्री सेल्सियस, मैग्नीशियम 650 डिग्री सेल्सियस, कैल्शियम 839 डिग्री सेल्सियस। जब मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ सबसे कम किसका है, सोडियम का, मैग्नीशियम का 650 डिग्री सेल्सियस है और कैल्शियम का 839 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में 883 डिग्री सेल्सियस, सोडियम, मैग्नीशियम 1090 डिग्री सेल्सियस एंड कैल्शियम 1484 डिग्री सेल्सियस। के बॉइलिंग पॉइंट में भी सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम और कैल्शियम का ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, आयनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, कि अब इनका आयनाइजेशन एनर्जी के लिहाज से, जब इनको आयनाइजेशन एनर्जी के लिहाज से सबसे पहले सोडियम 496 किलो जूल पर मोल, मैग्नीशियम की दो आयनाइजेशन एनर्जी होंगी 738 एंड 1450 किलो जूल पर मोल, कैल्शियम दो होंगी इसकी भी 590 एंड 1141 किलो जूल पर मोल। तो ये इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज हैं। सोडियम में एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसलिए उसकी जो आउटरमोस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो एक ही होगी। इसी तरह फ्लेम इन एयर, नेक्स्ट इज फ्लेम इन एयर, कि हवा में इनका जो शोला वो किस कलर का है, सोडियम गोल्डन येलो, मैग्नीशियम ब्रिलियंट वाइट, गोल्डन येलो एंड ब्रिलियंट वाइट, कैल्शियम ब्रिक रेड। कि इनकी जो फ्लेम्स हैं उनकी जो कलर की डिस्टिंग्विशिंग है वो भी यही है कि सोडियम का गोल्डन येलो, मैग्नीशियम ब्रिलियंट वाइट एंड कैल्शियम ब्रिक रेड। ये था कंपैरिजन ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, कि सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम में उनकी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से जो डिफरेंसेस हैं जो वो है वो हमने कंपैरिजन करके चेकआउट कर लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो यही टॉपिक है, इसी में हमने अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स स्टडी करनी है। अब हम चेकआउट करते हैं कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से हैं। अल्कली एंड अल्कलाइन metals. First of all, alkali metals. Alkali metals, according to definition, alkali metals have only one electron because of ns1 valence shell electron as there is only one electron, so it can be easily lose, कि एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये easily lose भी हो सकता है। It is the reason that they are always found in nature as
cations with +1 oxidation state. Readily form salts with नॉन मेटल्स। कि अल्कली मेटल्स जो है इनके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इनके जो वैलेंस शेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब इनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा तो वो इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी ये जाहिर करेगी कि जो ये इलेक्ट्रॉन एक ही मौजूद है, इसके इसको लूज या गिवन आउट करना बहुत ईजी है। जब इसको लूज या गिवन आउट करना ईजी है तो उस लिहाज से जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो भी +1 होगी। जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होने के साथ ये क्या करेगा, ये कैटाइन फॉर्म करेगा। और जो ही ये कैटाइन फॉर्म करेगा तो कैटाइन की फॉर्मेशन के साथ इसको जब हम रिएक्ट करवाएंगे नॉन मेटल्स के साथ तो ये सॉल्ट फॉर्म करेगा। जैसे आपको प्रीवियस टॉपिक में मैंने एग्जांपल दी थी कि सोडियम एक मेटल है, सोडियम एक अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल इसलिए है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब उसके आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो उस इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी ये जाहिर करेगी कि ये एक अल्कली मेटल है। और जो ही एक अल्कली मेटल होगा तो अल्कली मेटल होने के साथ साथ ये एज इट इज़ ही सॉल्ट फॉर्म आउट करेगा। और जो ही ये सॉल्ट फॉर्म करेगा नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके तो इसको हम अल्कली मेटल्स कहेंगे। ये थी डेफिनेशन ऑफ अल्कली मेटल्स। नेक्स्ट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन metals. Alkaline metals. The alkaline earth metals are smaller and have more nuclear charge they have 2 electrons in their valence shells they are also reactive but less than alkali metals कि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, लेकिन किस लिहाज में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव इसलिए हैं क्योंकि उनके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। जब उनके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस ये बताएगी कि इनका जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, लेकिन इनका जो होगा एटम होगा वो स्मॉलर होगा। एटम इसलिए स्मॉलर हो गया क्योंकि जो सेकेंड एल्कली मेटल्स हैं इनमें नंबर ऑफ शेल्स नहीं इंक्रीज़ करते, लेकिन इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करेंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करेंगे तो न्यूक्लियस इन पे अपनी अट्रैक्शन लगाएगा, और जो ही न्यूक्लियस इन पे अपनी अट्रैक्शन लगाएगा तो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की वजह से ही क्या होगा कि ये जो है साइज़ इसका श्रिंक आउट हो जाएगा। और जो ही इनका साइज़ श्रिंक आउट होगा तो इनमें से इलेक्ट्रॉन्स जो इनका साइज़ है वो कम होगा, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होगा। जिस कदर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा इसलिए हमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, ज़्यादा एनर्जी इसको देनी पड़ेगी ताकि हम इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव आउट कर सकें। जब हम इससे ज़्यादा एनर्जी देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव आउट करने के लिए ईजी होगी। इसके आउटर मोस्ट पे 2 शेल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज़ अकॉर्डिंग टू अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। कंपैरिजन ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन मेटल्स कि अल्कली और अल्कलाइन मेटल्स का जो कंपैरिजन है उसको हम इस लिहाज से स्टडी करते हैं।
अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन मेटल्स के अल्कली मेटल्स हैं और अल्कलाइन मेटल्स हैं। सबसे पहले इनकी अक्रेंस में हम स्टडी करेंगे। दे आर वेरी रिएक्टिव, एंड ऑलवेज अकर इन कंबाइंड फॉर्म, कि उनकी अक्रेंस बहुत ज़्यादा वो रिएक्टिव है। रिएक्टिव होने के साथ वो एक बार कंबाइंड फॉर्म में ही पाए जाते हैं। अल्कलाइन दे आर फेयरली रिएक्टिव, ये कम रिएक्टिव है। एंड ऑल्सो अकर इन कंबाइंड फॉर्म, कि ये भी कंबाइंड फॉर्म में अकर करते हैं। जब ये कंबाइंड फॉर्म में अकर करेंगे तो अक्रेंस के लिहाज से क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने के साथ ये कंबाइंड फॉर्म में अकर करते हैं। इसी तरह जो अल्कलाइन मेटल्स होंगे वो फेयरली रिएक्टिव हैं, और फेयरली रिएक्टिव इसलिए हैं क्योंकि उनके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक लिहाज से वो भी स्टेबल है। लेकिन एम शेल को स्टेबल करने के लिए उनको 18 एलिमेंट्स चाहिए होती हैं। जब 18 एलिमेंट्स पूरे नहीं होंगे तो वो एज इट इज़ कैसे स्टेबल होंगे, इसलिए वो भी कंबाइंड फॉर्म में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट करैक्टर इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के क्या डिपेंडेंस है। दे आर हाईली electropositive, they have ionization energy values ranging from 520 kilojoule mole for lithium to 376 kilojoule per mole for cesium. They have high electropositivity, they have ionization values ranging from 520 kilo per joule mole for lithium, then 376 for cesium। कि इनकी जो एनर्जी वैल्यूज़ हैं वो सबसे ज़्यादा लिथियम की है, वो है सिर्फ 520 किलो जूल पर मोल। ये है अल्कली मेटल्स। जब हम अल्कलाइन मेटल्स दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, they are less electropositive, they have ionization energy values ranging from 1757 kilojoule per mole to beryllium to 965 kilojoule per mole for barium। सबसे ज़्यादा दे हैव इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे हैव एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 1757 किलो जूल मोल ऑफ बेरिलियम। कि बेरिलियम की सबसे ज़्यादा एनर्जी है, और सबसे ज़्यादा जो है वो बेरियम की है। कि बेरिलियम जो है उसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी इसलिए क्योंकि वो सबसे ऊपर प्रेजेंट है, और जो बेरियम है वो सबसे बिलो पे प्रेजेंट है, इसलिए उसकी जो एनर्जी है वो कम है। ये था इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करैक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करैक्टर अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पर स्टडी करने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है रिएक्शन विद वाटर। क्या अब हम इनके रिएक्शन स्टडी करेंगे। रिएक्शन विद वाटर, दे रिएक्ट with water vigorously at
room temperature to give a strong alkaline solution कि ये वाटर के साथ विगुलसली रिएक्ट करते हैं ताकि स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन दे सकें। सोडियम प्लस ऑक्सीजन Na2O सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह Na जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो ये NOH फॉर्म करेगा 2NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी तरह जो अल्कलाइन मेटल्स दे रिएक्ट विद वाटर लेस विगरसली कि ये लेस विगरसली इनका रिएक्शन होता है MgH2O रिएक्शन MgO प्लस H2 कि ये मैग्नीज ऑक्साइड फॉर्म करेंगे और साथ ही वाटर भी फॉर्म करेंगे। ये था इनका रिएक्शन विद वाटर। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है नेक्स्ट रिएक्शन इज विद ऑक्सीजन गैस कि ऑक्सीजन के साथ इनका जो रिएक्शन है वो कैसे हम स्टडी आउट करना है अल्कली और अल्कलाइन मेटल्स का। अल्कली अल्कलाइन reaction with oxygen gas, they immediately tarnish in air, giving their oxides which form strong अल्कलीज इन वाटर कि वो इमिडिएटली टर्निश करते हैं इन एयर गिविंग ऑक्साइड्स के वो ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे। कैसे? सोडियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे 2NaO2 फॉर्म करेगा कि सोडियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे वो सोडियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। इसी तरह सोडियम ऑक्साइड को जब वाटर से दोबारा इसका रिएक्शन करवाएंगे तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी फॉर्म करेगा। इसी तरह जो नेक्स्ट रिएक्शन है दे आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स ऑक्सीजन एंड ऑक्साइड्स और फॉर्म ऑन हीटिंग कि वो लेस रिएक्टिव है टू फॉर्म ऑक्साइड्स, लेकिन वो ऑक्साइड्स तब फॉर्म करते हैं जब उनको हीट करवाया जाए। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेंगे कि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेंगे जो ही हम उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ये था रिएक्शन ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन मेटल्स विद ऑक्सीजन कि जो ही हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दिया। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन के साथ जब इनका रिएक्शन है तो दे फॉर्म आयोनिक हाइड्राइड्स विद हाइड्रोजन एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे जब वो रिएक्ट करवाते हैं 2 सोडियम प्लस हाइड्रोजन 2NaH कि वो सोडियम हाइड्राइड फॉर्म करेंगे। सोडियम हाइड्राइड कब फॉर्म करेंगे कि वो आयनिक हाइड्राइड फॉर्म करते हैं जब उनका रिएक्शन करवाया जाए किस पे? हाइड्रोजन के साथ। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दे गिव हाइड्राइड्स under strong conditions of temperature
एंड प्रेशर। कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो कब देते हैं हाइड्राइड्स, जब स्ट्रॉन्ग प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन हो। जब स्ट्रॉन्ग प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशंस होंगी तब वो रिएक्शंस फॉर्म करेंगे। कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन आके कैल्शियम हाइड्राइड फॉर्म करता है। कि कैल्शियम क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम हाइड्राइड। कि कैल्शियम हाइड्राइड कब फॉर्म करेगा, कि कैल्शियम हाइड्राइड जो है जो ही टेम्परेचर हाई होगा और कंडीशंस स्ट्रॉन्ग होंगी, स्ट्रॉन्ग कंडीशंस के साथ वो हाइड्राइड्स फॉर्म करेगा। जब हाइड्राइड्स फॉर्म होंगे तो उन हाइड्राइड्स के साथ ये था हाइड्रोजन का रिएक्शन विद अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हैलोजेंस। रिएक्शन विद हैलोजेंस के हैलोजेंस के साथ उनका रिएक्शन कैसे फॉर्म होगा। दे रिएक्ट violently with halogens. They react violently with halogens at room temperature to give halides। कि वो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन जो है जब भी वो रूम टेम्परेचर पे करेंगे तो रूम टेम्परेचर पे हैलाइड्स फॉर्म करते हैं। जो ही वो रूम टेम्परेचर पे हैलाइड्स फॉर्म करेंगे, कैसे कि जब सोडियम का क्लोरीन के साथ रिएक्शन फॉर्म करेंगे तो वो सोडियम क्लोराइड फॉर्म करेगा। और ये क्लोराइड क्या होगा, ये एक हैलाइड होगा। जैसे हैलाइड के जो एंड पे आईडी होगा वो इसी रिएक्शन के साथ होगा कि जैसे हम उसे सोडियम और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा के हम सोडियम क्लोराइड फॉर्म किया। इसी तरह जो अल्कलाइन होंगे मेटल्स, दे रिएक्ट स्लोली विद हैलोजन टू गिव देयर हैलाइड्स। कि वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, हैलाइड्स देंगे, कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा के कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म करेंगे, Cl2 फॉर्म करेंगे कि वो कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म करेंगे। जो ही उनका रिएक्शन क्लोरीन के साथ होगा कि ये दोनों क्या कि जब ही रिएक्शन कराएंगे तो एक वायलेंटली रिएक्ट करेगा, एक स्लोली रिएक्ट करेगा। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो स्लोली रिएक्ट करेंगे, लेकिन जो है अल्कली अर्थ मेटल्स है वो विगोरसली रिएक्ट करेंगे। जब वो विगोरसली रिएक्ट करेंगे तो उनकी जो रिएक्टनेस होगी विगोरसली वो ये बताएगी कि यहाँ जो रिएक्शन है वो कैरी आउट हो गया है। ये था इनका रिएक्शन विद हैलोजेंस। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है विद नाइट्रोजन। कि अब इनका नाइट्रोजन के साथ हम रिएक्शन स्टडी करेंगे। अल्कली अल्कलाइन के अल्कली और अल्कलाइन मेटल्स को स्टडी करेंगे, इनका रिएक्शन विद नाइट्रोजन। रिएक्शन विद नाइट्रोजन, जो ही हम इनको रिएक्शन विद नाइट्रोजन करवाएंगे, अल्कली मेटल दे डू नॉट रिएक्ट टू फॉर्म नाइट्राइड्स। कि अल्कली मेटल नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते, कि वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। अल्कलाइन मेटल्स दे फॉर्म स्टेबल नाइट्राइड्स, they form stable nitrides when heated with nitrogen। कि जो ही नाइट्रोजन के साथ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को हीट किया जाए तो वो स्टेबल नाइट्राइड्स फॉर्म करते हैं। मैग्नीशियम नाइट्रोजन, मैग्नीशियम नाइट्राइड, कि वो मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम नाइट्राइड फॉर्म करते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट रिएक्शन है कि ये था रिएक्शन इनका विद नाइट्रोजन।
कि नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो रिएक्शन विद कार्बन, रिएक्शन विद कार्बन, कि कार्बन के साथ ये ऐसे रिएक्ट करते हैं अल्कली मेटल, दे डू नॉट रिएक्ट विद कार्बन डायरेक्टली, कि वो डायरेक्ट कार्बन से रिएक्ट नहीं करते। जब वो कार्बन से डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करते तो वो कैसे रिएक्शन को फर्दर परफॉर्म करेंगे। इसलिए दे जो अल्कलाइन मेटल्स दे गिव स्टेबल कार्बाइड्स, कि वो रिएक्शन कर लेते हैं कार्बन के साथ, और स्टेबल कार्बाइड्स ऑन हीटिंग विद कार्बन, कि कार्बन के साथ हीटिंग, कैल्शियम कार्बन कैल्शियम कार्बाइड, कि वो कैल्शियम कार्बाइड फॉर्म करते हैं। कब? जब वो हीट किया जाए उनको डायरेक्टली विद कार्बन। जब इनको डायरेक्टली कार्बन के साथ हीट किया जाए तो ये कार्बाइड फॉर्म करते हैं, लेकिन जो अल्कली मेटल्स हैं वो रिएक्ट नहीं करते। ये था एक कंपैरिजन बिटवीन अल्कली एंड अल्कलाइन मेटल्स, जिनमें हमने उनकी अकरेंस भी स्टडी की, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी स्टडी की, फिर हमने उनके रिएक्शन स्टडी किए कि जो अल्कली और अल्कलाइन मेटल्स हैं वो किन किन के साथ रिएक्ट करके और क्या क्या रिएक्शन का रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं। हमने उनका रिएक्शन विद वाटर स्टडी किया, रिएक्शन विद हाइड्रोजन स्टडी किया, रिएक्शन विद ऑक्सीजन स्टडी किया, रिएक्शन विद नाइट्रोजन स्टडी किया और रिएक्शन विद कार्बन स्टडी किया, जिनसे हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ स्टडी की कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ इनमें अकर करती हैं और कौन कौन सी रिएक्शन से ये कौन कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ये थी एक कंप्लीट एलैबोरेशन ऑन द स्टडी ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है आगे यूजेस ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, कि सोडियम मैग्नीशियम की कैल्शियम की अब हमने यूजेस स्टडी करनी है। यूजेस ऑफ सोडियम, कि सोडियम किन चीज़ों में यूजेस होते हैं। फर्स्ट वन, सोडियम पोटेशियम इज यूज्ड एज कूलेंट इन न्यूक्लियर प्रोसेसेस, कि सोडियम और पोटेशियम यूज होता है कूलेंट किन में, न्यूक्लियर प्रोसेसेस। न्यूक्लियर प्रोसेसेस क्या होते हैं, जब न्यूक्लियर के रिएक्शंस करवाएं या न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, उसमें सोडियम पोटेशियम को एज ए कूलेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि वो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं और एक्सोथर्मिक में हीट आउट देते हैं, और जो ही वो हीट आउट रिएक्शन होते हैं तो सोडियम पोटेशियम को एज ए कूलेंट हम वहाँ यूज़ करते हैं। इट इज़ used to produce light in sodium vapor lamps, कि सोडियम वेपर लैम्प्स में ये लाइट प्रोड्यूस करता है। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस लाइट इन सोडियम वेपर लैम्प्स, कि सोडियम वेपर लैम्प्स में सोडियम क्या करता है, ये लाइट प्रोड्यूस करता है। It is used as a reducing agent in extraction of metals like टेरियम, कि ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज़ होता है जब हम मेटल्स की एक्सट्रैक्शन करते हैं, कि मेटल्स की जो एक्सट्रैक्शन जब की जाए उसमें हम एज ए रिड्यूसिंग भी यूज आउट करते हैं। ये थी यूजेस ऑफ सोडियम। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किन में यूज होता है, मैग्नीशियम यूज्ड इन flashlight bulbs and in fireworks, कि मैग्नीशियम जो है
वो फ्लैश लाइट बल्ब में यूज़ होता है और साथ ही फायरवर्क्स में भी यूज़ होता है. इट इज़ यूज्ड इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ लाइट अलॉयज. कि ये लाइट अलॉय जो हम फॉर्म करते हैं, कि जो मेटल्स को जब हम रिएक्ट करके एक अलॉय बनवाते हैं तो ये उनकी मैन्युफैक्चर में भी यूज़ होता है, कि इससे हम लाइट अलॉयज मैन्युफैक्चर करते हैं. मैग्नीशियम रिबन्स is using thermite process to ignite aluminium पाउडर. कि जो मैग्नीशियम रिबन्स हैं ये यूज़ होते हैं कहाँ, थर्माइट प्रोसेस में. कि थर्माइट प्रोसेस में हम इनको यूज़ करते हैं एज ए एल्यूमिनियम पाउडर. मैग्नीशियम इज यूज्ड एज एनोड फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन. कि ये कोरोजन की प्रिवेंशन में भी एज ए एनोड यूज़ होता है. कि मैग्नीशियम को हम कोरोजन की प्रिवेंशन में भी यूज़ करते हैं. कोरोजन जैसे आप प्रीवियस चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी कंप्लीट करके हैं, कंप्लीट एलैबोरेशन से स्टडी किया है. ये थी यूजेस ऑफ मैग्नीशियम. कि यूजेस ऑफ सोडियम कहाँ यूज़ होता है एज ए अल्कली मेटल, और यूजेस ऑफ मैग्नीशियम एज ए अल्कलाइन अर्थ मेटल कहाँ यूटिलाइज होता है. नेक्स्ट इज यूजेस एज ए कैल्शियम. यूजेस एज ए कैल्शियम. इट इज यूज्ड टू मूव सल्फर फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. कि जब हम पेट्रोलियम होता है उसमें जो सल्फ़र मौजूद होती है वो कैल्शियम रिमूव करता है. कि कैल्शियम को जब सब पेट्रोलियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जब पेट्रोलियम की एक्सट्रैक्शन यानी पेट्रोलियम मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो कैल्शियम सल्फाइड फॉर्म करता है और रिएक्ट करता है. नेक्स्ट इज इट इज यूज्ड एज reducing agent to produce chromium, uranium and zirconium. कि ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी प्रोड्यूस होता है डिफरेंट केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए. ये थी यूजेस ऑफ अल्कलाइन एंड अल्कली मेटल्स. नेक्स्ट टॉपिक इज इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स. इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स. कि जो नोबल गैसेस और नोबल मेटल्स हमारे पास मौजूद हैं उनको इनर्ट गैसेस या इनर्ट मेटल्स क्यों कहा जाता है. द एलिमेंट्स इन विच फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल आर in the process of filling constitute a group of metals called transition metals or D group elements. To the element in which filling of d orbital are in process in filling constitute a group of metals called transition metal. कि ऐसे metals जिसमें d ग्रुप इन्वॉल्व हो यानी d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो हम उनको ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं. जैसे आप ग्रुप नंबर 2 से लेके ग्रुप नंबर 12 जो पीरियोडिक टेबल में मौजूद है उन सब में डी और जो वैलेंस शेल होगा उनका डी ऑर्बिटल होगा. जब वैलेंस शेल डी ऑर्बिटल होगा तो उनको इस डी ऑर्बिटल के वैलेंस शेल की वजह से उनको ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं. कि आया वो क्या है, वो ट्रांजिशन मेटल्स है.
they exhibit a variety of oxidation states, कि वो वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स प्रोड्यूस करते हैं। जब वो वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स प्रोड्यूस करते हैं तो उस स्टेट्स के लिहाज से क्या होगा कि उनमें +3 +4 +5 और +6 ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस होती हैं। जब ये ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस होंगी, इनकी ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस होके कि क्या होगा, वो ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोड्यूस करेंगे कि आया ये इतने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर सकते हैं। जब इतने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेंगे तब हम कहेंगे कि इनकी ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। ट्रांजिशन मेटल्स ऑफ 4th, 5th एंड 6th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, कि ये 4th, 5th और 6th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल पर डिपेंड करते हैं। जब 4th, 6th पीरियड डिपेंड करते हैं तो उनको ये होगा कि इनकी जो डिपेंडेंस है वो यही है, और उन डिपेंडेंस पे क्या होगा, ये सीरीज़ ऑफ ट्रांजिशन एटम्स परफॉर्म करते हैं, जिसमें हर सीरीज़ में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस 10 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, उसी 10 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगा, वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे ये के सारे ट्रांजिशन एटम्स हैं। और 3 पीरियड मौजूद होंगे, 30 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम काउंट से। अगर हम इनका केमिकल बिहेवियर स्टडी करें तो जो केमिकल बिहेवियर है इनका फर्स्ट ट्रांजिशन का, वो इनके एक्टिव मेटल्स हैं सिवाय कॉपर के। केमिकली ट्रांजिशन मेटल्स आर एक्टिव मेटल्स एक्सेप्ट कॉपर, कि कॉपर को छोड़ के वो सारे ही एक्टिव मेटल्स हैं, कि वो मेटल्स बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। 3 ट्रांजिशन मेटल्स belonging to group 2 are copper, silver and gold, कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये जो है ये ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है, बाकी सारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं। आउट ऑफ देम, इनमें से देम गोल्ड एंड सिल्वर आर रिलेटिवली metals belonging to inactive, कि इनमें से सिल्वर और गोल्ड को इनएक्टिव मेटल्स कहा जाता है। इनको इनएक्टिव मेटल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स लूज़ नहीं करते, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स ही लूज़ नहीं करेंगे तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये फिनोमेना करेगा कि ये जो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी ये किस बेस पे होगी, कि ये मेटल्स को में इलेक्ट्रॉन्स लूज़ नहीं करते। जब ये इलेक्ट्रॉन्स लूज़ नहीं करेंगे तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना करने से ये मेटल्स फॉर्म नहीं करेंगे। जब ये मेटल्स ही फॉर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये एक इनएक्टिव फॉर्म में होंगे, कि जैसे ट्रांजिशन मेटल्स जो है जिनमें डी ऑर्बिटल की कंप्लीट फिलिंग है, कि इनर्टनेस हम नोबल मेटल्स की इसलिए कहते हैं कि जो नोबल मेटल्स हैं वो इनर्टनेस इसलिए शो करते हैं क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म में है, और वो मेटल्स जो इनएक्टिव फॉर्म में होंगे वो इनर्टनेस शो करेंगे। यानी वो जैसे हमने गोल्ड, सिल्वर और कॉपर की बात की, कि गोल्ड, सिल्वर और कॉपर जो है ये इनर्टनेस शो करते हैं। ये इनर्टनेस इसलिए आज से शो करते हैं कि हम इनको नॉन मेटल्स भी नहीं कह सकते। जब हम इनको नॉन मेटल्स नहीं कह सकते तो नॉन मेटल्स ना कहने की बुनियाद पे यही होगा कि ये इनएक्टिव मेटल्स हैं, कि यानी ये एक्टिव फॉर्म में नहीं आते। एक्टिव फॉर्म में मेटल्स तब आएंगे जब वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेंगे, लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ ही नहीं कर सकते। गोल्ड और सिल्वर ये एक लस्ट्रस मेटल्स होते हैं कि इनकी जो बाकी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो मेटल से मिलती हैं, लेकिन लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनकी नहीं मिलती।
जब लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी नहीं मिलती तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी ना मिलने की वजह से क्या होगा कि ये इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाएंगे। जब ये इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाएंगे तो उससे हम ये अंदाज़ा लेंगे कि जो मेटल्स हैं ये इनएक्टिव हैं, और यही इनर्टनेस शो करती है कि जो मेटल्स हैं वो डी ट्रांजिशन की फॉर्म में मौजूद हैं, कि इनमें डी ट्रांजिशंस अकर करती है, और डी ट्रांजिशंस अकर करने के लिहाज से ही हम इनको ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। कि ट्रांजिशन मेटल्स भी इनकी ट्रांजिशन के लिहाज से कि जो भी हम अगर किसी भी मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो डी ऑर्बिटल में आएगा। जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में आएगा तो डी ऑर्बिटल में आने के साथ साथ वो क्या फॉर्म करेगा, वो एज ए डी ऑर्बिटल फॉर्म करेगा। तो फिर हम क्या कहेंगे, ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं, जिनको हमने स्टार्ट में ही हैवी मेटल्स बोला था। कि ये हैवी मेटल्स किस लिहाज से हैं, क्योंकि ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स रखते हैं, और ऐसा मेटल जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स रखेगा कि वो ये भी होगा कि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट रखने के साथ वो मेटल्स पे डिपेंड करेंगे। जो भी मेटल्स पे डिपेंड करेंगे उनकी मेटल्स की जो डिपेंडेंस होगी वो हमें ये बताएगी कि ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट पे, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के लिहाज से, और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करने के साथ इनमें जो डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर करेगी कि ये हैवी मेटल्स हैं, और हैवी मेटल्स डी ट्रांजिशन शो करते हैं। ये था टॉपिक इनर्टनेस ऑफ नोबल मैसेज, गैस मेटल्स के नोबल मेटल्स जो हैं वो इनर्टनेस कैसे शो करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।